Dear student, welcome all of you in this particular lecture. In this lecture, we are going to discuss about coefficient of friction. So, coefficient of friction is the ratio of frictional force to the normal reaction force at the surface of contact. Okay? जैसा कि आप एक डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये इस पे प्लेस्ड किया हुआ है, रखा हुआ है। इधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उधर मोशन होगा। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जेनरेट होगा। उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, वेट वो नीचे की तरफ होगा, W = mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बेसिकली ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जेनरेट हो रहा था, इधर मोशन हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट का, फोर्स इधर लगा रहे थे, तब मोशन इधर होगा ऑब्जेक्ट का, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। So it is ratio of frictional force to the normal reaction force at the surface of contact. It is denoted by mu. इसे हम mu से डिनोट करते हैं। It has unitless and dimensionless. ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। वो कैसे होता है अभी देखते हैं। mu = F/R होता है, तो ऊपर में भी क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, और नीचे में भी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। दोनों फोर्स, ऊपर में भी फोर्स, नीचे में भी फोर्स, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये यूनिटलेस हुआ। और इसका जब यूनिट नहीं है कोई, तो डायमेंशन भी नहीं होगा, तो यूनिटलेस एंड ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमने देखा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब कहने का है कि अगर वेट का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि वेट ही क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो क्या लिखेंगे? ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, नीचे में mg = 0, तो R = mg। मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा, mg जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल किसके हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के। मतलब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हेवी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ज़्यादा उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उस ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उस कॉन्टैक्ट के बीच में। तो ये था हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज़ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। जब बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में जो फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ब्लॉक है, इस पर इधर फोर्स अप्लाई किया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और इसका नीचे वेट mg, और इसका ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R से हमने जिसे लिखा है, डिनोट किया है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स को हम S से डिनोट कर रहे हैं, S से। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स हुआ और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसे हम लोग दिखाते किससे हैं? डिनोट करते हैं फाई से।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में सब कुछ हमने बताया बहुत ही इजी वे में। तो लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ वेट W रेस्टिंग इन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जो है बॉडी क्या है, रेस्ट है, रखा हुआ है। तो इधर अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स, तो इधर मोशन होगा, और जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा। और हमारा ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट होगा, वो होगा mg नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये सरफेस, कांटेक्ट ऑफ सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको हमने S से डिनोट किया है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बेसिकली है वो है ये रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का एंगल। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल होता है जिस पे ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो, और वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट मूव करना जो है टेंड टू मूव हो, मतलब जस्ट मूव करना शुरू करे, वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ऑब्जेक्ट रखे हैं हम, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसी ऑब्जेक्ट को इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दिया, इसका इंक्लिनेशन बढ़ा दिया। तो जब इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दिए यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, सेकंड वाले में, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है मूव करना शुरू कर देगा। तो वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट जो है मूव करना जस्ट स्टार्ट करे उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, बॉडी क्या है, इंक्लाइन प्लेस पे प्लेस्ड है, इज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन। और वो पॉइंट, वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन, जस्ट मूव करना चाह रहा है, टेंड करना चाह रहा है, टेंड्स टू मूव है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड किया हुआ है, इस बॉडी का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा mg, इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के साथ कांटेक्ट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं कि और भी कौन कौन से फोर्सेस इस पर एक्ट कर सकते हैं। तो पहले ज्योमेट्री की कुछ बातें देख लेते हैं। अगर दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट कर रहा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। वही बात यहाँ देखने को मिल सकती है कि जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक लाइन है, वेट जो नीचे की तरफ लग रहा, और एक ये लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। और इन दोनों लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ये वाला जो लाइन है कट कर रहा, तो ये एंगल और ये एंगल जो हमने लिखा अभी, ये एंगल सेम होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर इस वेट mg की कंपोनेंट की बात करें तो ये नीचे इधर इस डायरेक्शन में वेट लग रहा, तो जो थीटा इसके साथ बनाया, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, W cos थीटा।
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसके ये ऐसे था, इस डायरेक्शन में आएगा W cos थीटा, और यही फोर्स इस डायरेक्शन में क्या बनाएगा, इसका कंपोनेंट किधर होगा, इस वेट का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, W sin थीटा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो कोन ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली ये है कि रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स जो है, ये हमारा रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स था, रिजल्टेंट फोर्स, और जब रिजल्टेंट फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अबाउट रोटेट करेगा, अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अबाउट रोटेट करता है तो एक कोन बनाता है, एक कोन का फॉर्मेशन करता है, और इसी कोन के फॉर्मेशन को बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। कुछ इस तरीके का कोन बनाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है ये पेन नॉर्मल रिएक्शन है, और ये हमारा जो है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करके एक कोन बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इफ रिजल्टेंट रिएक्शन इज रोटेटेड अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या था, आर, इट विल फॉर्म ए कोन, ये एक कोन का फॉर्मेशन करेगा, इट विल फॉर्म ए कोन, दिस कोन इज नोन एज कोन ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में समझाया। और इस तरीके के कोन का फॉर्मेशन करेगा नॉर्मल रिजल्टेंट जो है। यहाँ अगर थीटा था तो ये भी क्या बनेगा, थीटा था तो ये भी थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, कोन ऑफ फ्रिक्शन 2 थीटा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उसके बाद हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा, उसके बाद हमने एंगल ऑफ रिपोज देखा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमने कोन ऑफ फ्रिक्शन देखा। तो थैंक यू।